गुरु निवास में दिन अच्छे बीत रहे थे। हर बुधवार को ऊपर कीर्तन में जाते, ठाकुर भी जाते, सिर पर रुमाल बांधकर कड़ा प्रसाद लेते। बहुत अच्छा लगता। कभी शहर जाना होता तो फोन पर बात कर लेते कि किस समय कहाँ मिलना है। मसलन चर्च गेट में एरोज सिनेमा लोकल ट्रेन से पहुंच जाते। बम्बई की लोकल ट्रेनों में बड़ी भीड़ होती थी। बड़ी बड़ी टोकरियों में मछलियां लिए हुए कांचदार मराठी साड़ियां पहने बाजार की ओर बढ़ती मछुआरों के चेहरों पर जो आत्मविश्वास और मेहनत के पसीने की गहराई दिखाई देती थी, उसे देखकर महाराष्ट्र में औरतों की जिंदगी की एक झलक मिल जाती थी। वैसे अन्य जगहों और प्रांतों से कुछ अधिक फर्क नहीं था। यहाँ की इस वर्ग की महिलाओं में भी मर्द निष्क्रिय जिंदगी जीते थे। उत्तर प्रदेश और बंगाल की तरह यहाँ भी मर्दों की जिंदगी दारू की बोतल में डूबी रहती थी। शाम को घूम फिरकर या कभी कभी सिनेमा देखकर हम देर से घर लौटते तो अम्मा लाउंज में खड़ी मिलती। अक्सर तो दिन उनके साथ गपशप या घर गृहस्थी के कामों में बीत जाता था और बाहर जाती ही नहीं थी। पर जब जाती थी तो लौटते समय सदैव एक अपराध बोध होता था कि अम्मा अकेली हैं, उनका मन कैसे लगेगा। वे तो हमारे साथ लोकल ट्रेन में भी नहीं जा सकती थीं। कभी कभी ठाकुर चुटकी लेते कि अम्मा की इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं उनके लिए खिलौना ला देती हो, और मैं लाज से दोहरी तिहरी हो जाती। धीरे धीरे मैं इस दिशा में सोचने भी लगी। स्त्री जीवन की पूर्णता को पाने के लिए मन मचलने लगा। ठाकुर का प्रतिरूप मेरे आंचल की छाया में पनपे इच्छा का यह अंकुर कल्पतरु की भांति पनपने लगा और एक दिन सचमुच लहलहा उठा। 4 महीने मैं बहुत बीमार रही। चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। ना कुछ खा पाती थी, ना ही पी पाती थी। सब्जियों की तरफ देखते ही जी मिचलाने लगता। केवल अरहर की दाल के साथ ही रोटी खा सकती थी। इतनी तकलीफों के बाद भी मातृत्व का यह पहला अनुभव गूंगे के लिए गुड़ के स्वाद जैसा था, जिसे केवल गूंगा ही जान सकता है। मातृत्व की मिठास महसूस की जा सकती है, शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। शरीर के भीतर एक रहस्य पल रहा था जो केवल मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा था। मेरे खून मांस से बना, मेरी सांसों से पल्लवित होता हुआ एक नन्हा सा कोमल पौधा, जिसे हर आंधी झंझावात से बचाना है, पर उसे संस्कार भी तो देने हैं। खुली हवा, धरती की हरितिमा और असीमित आकाश को छूने की क्षमताओं को भी अपनी सांसों द्वारा उस नन्हे तक पहुंचाना है। यह सब अनायास नहीं होगा। एक समूची प्रक्रिया को जन्म देना होगा। मां बनने का एहसास ही काफी नहीं है। यह एक बड़ी किंतु निर्माण की सुखद प्रक्रिया है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं आस्था और विश्वास के सहारे पूरा कर सकूंगी। सोचकर ही मन पुलक उठा। यह पुलक कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी एक मूर्तिकार को मूर्ति गढ़ने के समय होती होगी, या एक रचना को जन्म देते समय लेखक को। और यह सुख सारा का सारा मेरा था, जिसे मैं इनके साथ भी नहीं बांटना चाहती थी। माउंट आबू में उनके एक मित्र डॉक्टर जयसिंह का घर और होटल था। ऑफिस में 4 दिन की छुट्टी थी। कार्यक्रम बना कि माउंट आबू चला जाए। अम्मा जी ने बहुत मना किया कि इस दशा में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। ऊंची नीची जगह में पैर पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे वायदा किया कि मैं पहाड़ों पर नहीं चढ़ूंगी। मुझे तो केवल वहां का प्रसिद्ध सनसेट देखना है। किंतु माउंट आबू पहुंचकर हम पहाड़ों पर चढ़ने का मोह रोक नहीं सके। खूब घुमाई हुई। गोमुख की पहाड़ियां चढ़े, अंबा देवी माँ के दर्शन किए, दिलवाड़ा के मंदिर देखे। मंदिर की छतों पर की गई बारीक पच्चीकारी और पेंटिंग देखकर आश्चर्य हुआ
कि किस तरह कारीगरों ने ऐसी अपूर्व चित्रकारी मुंह ऊपर उठाए उठाए की होगी। दिन महीने और महीने बरस बन गए होंगे। सर्दी गर्मी बरसात कब आई और गई होगी उन्हें पता ही नहीं पड़ा होगा, और तब कहीं जाकर ऐसी कला का जन्म हुआ होगा। ताज्जुब की बात थी। ठाकुर का हाथ पकड़ पकड़ कर दुर्गम पहाड़ियों को करीब से देखा, उन पर चढ़ाई की, चित्र खिंचवाए, पर कमर कहाँ टूटी, घर में ही। एक दिन घर में ही एक कमरे से दूसरे में जा रही थी कि पैर मुड़ गया, मोच आ गई। पहला विचार यही आया कि अम्मा जी कभी नहीं मानेंगी कि मोच घर में आई है। वह यही समझेंगी कि पहाड़ियां चढ़ते समय गिरी होंगी। हम माउंट आबू से वापस लौट आए। डॉक्टर जयसिंह अपनी पत्नी के साथ हमारे यहाँ ही ठहरे। पीछे के स्टडी रूम में उनका बिस्तर भी लग गया। गुरु निवास में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु कभी कभी सरदार हरभजन सिंह की वजह से हमारी शांति भंग हो जाती थी। बहुत दिनों तक हमने अपने पर काबू रखा कि रात के 8:30 बजे के बाद शोरगुल ना हो, पर ऐसा हमेशा कैसे संभव हो सकता था। रिश्तेदार मित्र आ जाएं और देर तक बैठे रहें तो शोरगुल हो ही जाता था। उन्हें हम कैसे कह सकते थे कि अब आप जाएं, कि छोटे बच्चों की तरह हमारे सोने का समय हो गया है। सुबह सुबह आप सोए हों और एकाएक जोर जोर से गानों की आवाज आने लगी तो निश्चय ही झुंझलाहट होती है, चाहे वह भगवान का नाम हो या कीर्तन की आवाज ही क्यों ना हो। पहली बात तो इतनी भक्ति करने की हमारी उम्र नहीं थी। इस परेशानी से तो छुटकारा दिलाया स्वयं सरदार हरभजन सिंह की पत्नी ने। सरदार जी कीर्तन का संगीत लगाते कि सरदारनी जी लाउड स्पीकर उल्टा कर रख देती और खुद चैन से सो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। सरदार जी ने हमें ऊपर बुलाया और कहा, भाई साहब, मान लीजिए एक फिएट गाड़ी है, उसमें 4 आदमी बैठ सकते हैं। अब अगर उसमें 10 आदमी बैठ जाएं तो क्या होगा? गाड़ी बैठ जाएगी ना। हमने बिना ये समझे कि किस बात की भूमिका है हामी भर दी। समझ में नहीं आया कि क्या केवल यही बताने के लिए सरदार जी ने हमें ऊपर बुलाया है। हम सोचने लगे, देखो आगे क्या कहते हैं। सरदार जी ने अपनी बात जारी रखी। बोले, इसी तरह यदि घर में 4 व्यक्तियों की रहने की जगह है और उसमें 10 व्यक्ति आ जाएं तो घर बैठ जाएगा ना। हम अब समझे कि सरदार जी का मतलब क्या था, किंतु हम भी कम नहीं थे। कहा, किंतु सरदार जी, हम तो ग्राउंड फ्लोर पर हैं, घर नीचे बैठकर और कहाँ जाएगा। हमारी शैतानियां भी बढ़ रही थीं। जितना वे हमें तंग करते उतना ही हम उन्हें बोर करते। एक बार पीछे के बागीचे में बड़े अच्छे अच्छे पपीते लगे थे। खिड़की से हाथ बढ़ाकर हम पपीते तोड़ लेते। सरदार जी की समझ में ना आए कि अंदर घुसकर पपीते कौन तोड़ ले जाता है, जबकि गेट बंद रहता है। एक दिन वे हमारे घर आ गए। हमने तोड़े हुए पपीते गेहूं में रखकर पका लिए थे। काट कर सरदार जी के सामने रख दिए। सरदार जी ने बड़े प्रेम से पपीते खाए। बोले, बड़े मीठे हैं, कहाँ के हैं? हमने तपाक से जवाब दिया, आप ही के हैं। किंतु उनकी समझ में नहीं आया कि हमारा मतलब क्या है। सरदार जी को फिल्मों से बड़ी चिढ़ थी। एक दिन भूल से कहीं हमारे मुंह से उनके फोन पर उषा किरण का नाम निकल गया। बड़े नाराज हुए जब हमने कहा कि हम तो बंबई में उषा किरण बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो जो उस समय तक बंबई की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। तब उनका गुस्सा शांत हुआ। एक दिन सुबह सरदार जी की बेटी आई। उनके हाथ में मीना कुमारी का कैलेंडर था। उसने हमें कैलेंडर लगाने को दिया और बोली, दारजी ने भेजा है। हम बड़े खुश कि आज सूरज पश्चिम में निकला क्या, जो दारजी ने हमें इतना सुंदर तोहफा भेजा। तभी बेटी बोली, दारजी कह रहे थे अपने घर में रखने लायक नहीं है, आंटी लोग को दे आओ। हल्की फुल्की शरारतों के बावजूद हमारे और मकान मालिक के संबंध बड़े आत्मीय और पारिवारिक रहे।
बम्बई आए कई महीने हो गए थे। बारिशों के दिन आ रहे थे और सुना था कि बम्बई में जब बारिश होती है तो कई कई दिन झड़ी लगी रहती है। पानी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। मूसलाधार बारिश में सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आसमान खुलता ही नहीं है। अम्मा जी को मेरी चिंता थी कि पानी ऐसा ही बरसा और रात बिरात हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मैं कैसे जा पाऊंगी। ठाकुर के एक पुराने साथ पढ़े मित्र पुरुषोत्तम मोदी बम्बई में ही थे। शायद मोरारजी गोकुलदास मिल के मैनेजर थे। उनसे तय हुआ कि यदि रात में आवश्यकता हुई तो वे अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज देंगे, क्योंकि बारिश के समय तो टैक्सी भी नहीं मिलती। रात में तो और भी मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ भी। 30 जुलाई की रात 1 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा। बारिश इतनी कि जैसे कोई बाल्टी भर भर कर पानी उड़ेल रहा हो। वीटी के पास सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जाना था। वहीं के डॉक्टर मिलर के पास मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। डॉक्टर मिलर ब्रिटिश थे, किंतु विवाह उन्होंने एक दक्षिण भारतीय नर्स से किया था। डॉक्टर मिलर और उनकी पत्नी के लिए हम अक्सर कहते थे कि वह देखो रात और दिन चले आ रहे हैं। मेरे साथ केवल ठाकुर हॉस्पिटल आए थे। अम्मा जी के आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। एक तो उनका भारी शरीर, दूसरे कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं था। 30 जुलाई को रात के 2 बजे मैं अस्पताल में दाखिल हुई थी। पीड़ा ही पीड़ा, दर्द की उठती लहरें पहले एक एक रुक रुक कर आती, फिर उनका क्रम बढ़ता गया। लगा यह क्रम खत्म नहीं होगा और मैं मर जाऊंगी। पूरे समय मैं ठाकुर का हाथ कसकर पकड़ी रही, एक क्षण को भी नहीं छोड़ा। मुट्ठी का वह बल जीवन शक्ति को जीने का संबल दे रहा था। बीच बीच में डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगा देते, जिससे कुछ देर के लिए बेहोशी सी आ जाती। फिर वही पीड़ा, वही दर्द की लहरें, किंतु इस दर्द में भी सुख के कुछ पाने की उम्मीद छिपी थी। 31 जुलाई की रात्रि में 8 बजे शरीर के भीतर का रहस्य अनावृत होकर साकार हुआ। पर यह क्या? कोई आवाज नहीं, कोई रुदन नहीं। एक क्षण को अपनी सारी पीड़ा भूलकर सांस रोके आशंकित स्वर में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर? इस बीच डॉक्टर ने गर्म और ठंडे पानी के 2 टब मंगवा लिए थे। मेरे दिल के टुकड़े को उन्होंने एक हाथ में पकड़े पकड़े हवा में उल्टा किया और पीछे से 2 बार जोर से थपथपाया तो शिशु क्रंदन की आवाज सुनाई दी। मेरी सांस में सांस आई। बच्चे के क्रंदन की आवाज स्वर्ग संगीत के समान मधुर लगी। उस पल में सारा दर्द, कष्ट और पीड़ा भूल गई। अभी तक मैंने बच्चे को पूरी तरह से देखा नहीं था। डॉक्टर मिलन ने पूछा, क्या चाहिए, लड़का? मैं बोली, लड़की भी होती तो उसे भगवान का वरदान समझकर ही लेती मैं, किंतु मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि मेरे पुत्र ही होगा। यहाँ तक कि हमने केवल लड़कों के ही नाम सोच रखे थे। डॉक्टर ने बच्चे को मेरे आंचल की छांव में सुला दिया। जीवन की पूर्णता को एक और पड़ाव मिल गया। दिन भर की पीड़ा से क्लांत उस रात जैसी नींद आई, वैसी नींद प्रसव के बाद की ही हो सकती है। ऑफिस से लौटते समय हॉस्पिटल होते हुए ये घर जाते। मैं 5-6 दिन के बाद घर पहुंची। अम्मा जी हालांकि पुराने विचारों की थीं, किंतु बम्बई आकर काफी बदल गई थीं। पहले कांच के प्लेट वगैरह किचन में नहीं जाते थे, अब जाने लगे। एक बार घर में ही एक सीढ़ी से फिसल जाने के कारण 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था उन्हें। उसके बाद ही उनमें परिवर्तन आया। कहने लगी, जब अस्पताल में ही सबका छुआ खाया, कप प्लेट में दूध चाय पी, तब घर में इन सब से परहेज क्यों? इन सब दृष्टियों से वह बहुत समझदार थीं। बदलते जमाने के साथ और आधुनिक दृष्टि रखने वाले लोगों से मिलने जुलने के कारण उनका दृष्टिकोण काफी विस्तृत हो गया था। उन्हें देखकर मैं अक्सर सोचती थी
कि क्या ये वही अम्मा जी हैं जिनके बारे में कहते थे कि बड़ी सख्त हैं। मुझे तो वो बड़ी कोमल, संवेदनशील और प्रेमिल लगती हैं। अस्पताल से आने के बाद अक्सर अम्मा जी की तबीयत खराब रहने लगी। वैसे चोट तो उन्हें पैर में लगी थी, पर हो सकता है इसी के कारण वे ज्यादा चल फिर नहीं पाती थीं। इसलिए खाना हजम नहीं होता होगा, या फिर वृद्धावस्था में बीमारी भी कुछ जल्दी ही लग जाती है। एक बार उनका पेट खराब हो गया, कमजोर हो गई तो बिस्तर पर ही जीने लगी। मैं तो अम्मा जी और अपनी माँ में कोई भेद समझती नहीं थी। उनकी जैसी सेवा की थी, बीमारी में वैसी ही अम्मा की भी की। 10-15 दिन तो बहुत परेशान रही। फिर क्योंकि बच्चे छोटे थे, इस प्रयत्न में लगे कि कोई बाई मिल जाए। अंततः एक बाई मिली, किंतु उसकी भी एक छोटी बच्ची थी। अब उसकी बेबी को खिलाने के लिए झूला लटकाया गया और उसकी देखभाल के लिए एक छोटी लड़की रखी गई। वही कहावत चरितार्थ हुई, चाकर का चूकर, चूकर का पेश खाना। यदि सही मायनों में देखा जाए तो पीढ़ियों का अंतर बेमानी हो जाता है। यदि एक दूसरे के प्रति अंतर से प्रेम है, अपनापन है। यदि हम नई पीढ़ी से मतलब अपने बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो यह क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें भी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाने तक ही हमारा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाना चाहिए, वरन आगे भी उनका परिवार में वह खुलापन देना चाहिए जिससे वे अपने को घुटा घुटा महसूस ना करें। बड़ों के साथ रहते हुए भी, अपने को अलग थलग रखते हुए भी वे सबके साथ में रहना महसूस करें, अपनी प्राइवेसी बरकरार रख सकें। अम्मा जी इन बातों में बहुत होशियार थीं। हमारे मित्र आते, गोष्ठियां होती, थोड़ी देर वे हमारे बीच बैठती, सबके कुशल क्षेम परिवार के बारे में पूछती, सबके साथ हंसती बतियाती और फिर अपने आप अपने को सबसे अलग थलग कर लेती। हम लोग उनसे बैठने के लिए कहते भी तो वे कोई बहाना बना देती। इस प्रकार वे सबसे घुल मिलकर भी कभी हमारी मित्र मंडली को ये महसूस ना होने देती कि कोई संकोच इन्हें घेरे। उनके साथ आत्मीयता, आदर भी बना रहता और आपसी संबंध में खुलापन भी। मेरी दृष्टि में बुजुर्ग अपने को अवांछनीय तभी समझते हैं जब बच्चों की गृहस्थी में उन्हें लगता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें लगता है कि वे एक बोझ भर हैं, या फिर एक ऐसा अस्तित्व जिसको बच्चे जबरदस्ती ढो रहे हैं। बच्चों का तर्क होता है कि माँ बाप ने जिंदगी भर काम किया है, अब इसी उम्र में तो उनको आराम ही करना चाहिए, इसलिए वे उनसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहते। किंतु ये स्थिति बड़ों के लिए कष्टकर हो जाती है। ऐसा मैंने कई घरों में देखा। इसलिए मैं अक्सर अम्मा जी से कई बातों में सलाह लेती, उनसे कई राजस्थानी डिश बनाने की तरकीब पूछ लेती। कभी उनके सामने कोई सब्जी ही काटने के लिए रख देती और कहती कि आपका मन हो तो काट लीजिए, ताकि वे गृहस्थी में अपने को अलग थलग ना समझें। ये भी उन्हें समझा दिया कि उनका जब मन हो अपने बेटे के लिए कुछ बनाने करने का या बनवाने का, तो वह निसंकोच मुझे बता दें, स्वयं कर ले, नौकर को बताकर करवा लें। अब जैसे 1.25 महीने बाद पुत्र जन्म की खुशी में कुआं पूजन की रस्म हुई, तब उन्होंने जैसे जैसे कहा, सब पुरानी रीतियां मैंने कर ली। इन सब बातों से वह पूरी तरह हमारे से औरों की बनिस्बत अधिक जुड़ती रही। उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी। जब कुआं पूजन के बाद पार्टी हुई, तब मेहमानों के साथ कई पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। वे छोटे छोटे उपहार भी लाए, जिन्हें हमने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार भी किया। वे बच्चे की आयु के अनुरूप छोटी छोटी चीजें थीं और अधिकतर हमारे मित्र ही लाए थे। इसी के 2-3 दिन बाद की बात है कि एक सज्जन दोपहर में, जब घर में केवल अम्मा जी थीं, आए और शिकायत की कि आप लोग हमें भूल गए, हमें बुलाया भी नहीं।
खैर अम्मा जी ने उन्हें बिठाया, चाय नाश्ता कराया। जब वे जाने लगे तो बच्चे के लिए एक छोटा सा उपहार कहकर उन्होंने अम्मा जी को एक डिब्बा थमा दिया। अम्मा जी ने उसे लेने से लाख इनकार किया, ये सोचकर कि यदि वे हमारे घनिष्ठ होते तो पार्टी में बुलाए अवश्य जाते, और फिर पहले भी घर में कभी नहीं आए थे। पर वे पति पत्नी नहीं माने और जबरदस्ती पैकेट रखकर चले गए। शाम को हम लोग वापस लौटे तो अम्मा जी बड़ी नर्वस दिखी। पूछा, अम्मा क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बोली, घबराऊं नहीं, तुम लोगों ने कहा कि किसी अजनबी को घर में घुसने भी नहीं देना, उससे कुछ लेना भी नहीं। पर मैं क्या करती, पड़ोस के 3-4 मकान छोड़कर जो रहते हैं वे आए थे। मैंने कहा, अम्मा वह तो इन्होंने इसलिए कहा था कि जन्मदिन की खुशी के उपहार के बहाने कोई रिश्वत जैसी चीज घर में ना घुसा दे। तुम उनके विचारों को जानती ही हो।